होता है, तमाम तरह के लोगों से मिलते हैं। लेखक कहाँ से क्या उठाता है ये विजन उसके पास होता है। बस यही बात हमको उससे अलग करती है और आगे तक देखने की दृष्टि, ये नहीं कि उस वक्त अपने आसपास देखनी थी, इन फ्यूचर तक झांकने की उनमें एक कला होती है और शायद इसीलिए उनका इतना सम्मान है और यही वजह है कि आज लेखिका हमारे बीच में मौजूद है। मैं कई बार मानता हूँ कि कविता लिखना सबसे दुरूह काम होता है, साहित्य की जितनी विधाएं हैं, लेकिन रात में एक पुस्तक का विमोचन था, वही बात हम लोग कर रहे थे कि लिखने के बाद या किसी व्यक्ति को चरित्र को उतारना और उतारते हुए उसके साथ न्याय करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हर किसी के बस की बात है। उसके पास कवि से भी ज्यादा बड़ा विजन चाहिए उसको। जो रूपाली जी है उन्होंने मेरा, आप सोचिए कि आज से 500 साल पहले जो कवित्री हुई भक्ति काल में कितनी क्रांतिकारी रही होगी कि अब जो लोग पदों के लिए किस तरह से भागते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उनका ट्रस्ट उनका था कि एक राजकुमारी थी, महारानी बनी और वहां से उस सिंहासन से एकदम जमीन पे आ गई। आप सोचिए उस महिला का त्याग, आप ये सोचिए महिला के त्याग के साथ साथ उनका जो क्रांतिकारी, कितनी क्रांतिकारी थी कि तमाम समाज के विरोध के बावजूद संतों में आके बैठ के उन्होंने तय कर लिया कि मुझे यही रहना है। कि मेरे ख्याल से आज के समय में हम इतने आधुनिक अपने आप को कहते हैं, इतने शिक्षित कहते हैं और ये मान के चलते हैं कि 21वीं सदी में हम बेहद सभ्य, बेहद क्रांतिकारी और बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। और अगर कोई लड़की ऐसा करेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये समाज उसको मान्यता देगा। वो तब जब हम बहुत ज्यादा शिक्षित हो गए, तब उस वक्त का समाज आप कल्पना करो, 600 साल का समाज पहले का क्या था। ठीक ऐसे अरविंदो जी उनका अपना दर्शन है और रूपाली जी ने जो एक बेहतरीन काम ये करा है कि उन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी है। लिखिता बताई कि कुछ यात्रा उनकी किस तरह की रही और क्या करा उन्होंने, लेकिन इस बात के लिए एक लेखक बधाई का पात्र होता है कि इतनी गहन स्टडी करने के बाद आप इन्होंने डॉक्टरेट किया, लेकिन ये जो किताब इन्होंने बांधी वो डॉक्टरेट से बहुत भिन्न चीज है। वो एक एकेडमिक काम है, हम सभी जानते हैं कि एकेडमिक काम होता है, लेकिन उस एकेडमिक काम को पुस्तक में ढालना और एक पाठक तक पहुंचाने की कोशिश करना, विशेष करके वो लोग, क्योंकि जब एक बेहतर समाज के सपने हम देखते हैं तब आने वाली पीढ़ी को हम कुछ बेच देते हैं, आने वाली पीढ़ी को कुछ इस तरह की चीजें देते हैं कि उसमें कदम रखे वो आगे बढ़े। और एजुकेशन में वही कुछ होता है, एकेडमी वही करनी है कि जो आने वाले शोधार्थी हैं उनके लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए कि वो नया क्या करें, लेकिन नया इस पे खड़े होके करें। पहले हमने उनको बेस क्या दिया। तो ये जो शोध की किताबें, इस तरह की किताबें होती है जिनको बाद में इन्होंने पुस्तक रूप में कन्वर्ट करा और उस शोध से बिल्कुल हटके एक ऐसी किताब जो समाज के काम भी आएगी, समाज को दिशा भी देगी, जो तथ्य, जो सत्य, जो जुटाता है शोधार्थी, बहुत लंबा समय लगता है। हम लोग जब सुनते हैं बड़े प्रोग्राम जाते हैं कि बेहद आपको बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, देश में घूम घूम के, किताबों में घूम के, अच्छे पब्लिशर को ढूंढ ढूंढ के कि विश्वसनीय काम किसने करें। शोध बहुत हो रहे हैं लेकिन विश्वसनीय नहीं है। मैं बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे होंगे, सबको पता है सब शोध की हालत क्या है, लेकिन तमाम लोग ऐसे नहीं है। उन 100 में से 2, 4, 5, 7 लोग ऐसे भी हैं जो शोध को शोध की तरह से करते हैं और बाद में उस किताब को अगर कोई शोधार्थी किताब के रूप में लाता है तो फिर उसमें बहुत कुछ उसको मॉडिफाई कर लेता है, क्योंकि एक शोधार्थियों के साथ साथ बाकी समाज के लोगों ने भी पढ़ना होता है उनको, जिन्होंने एक नए समाज का निर्माण करना है और शोध इसमें सबसे बड़ा काम होता है। तो रूपाली जी ने जो इन दोनों का जो हस्तियों का कंपेरिजन करा उसका, और इन्होंने निष्कर्ष क्या दिए, किस तरह की चीजों को स्टडी के दौरान और विद्वानों भी देखी, किस तरह की चीज मीरा में देखी,
हम तमाम लोग आज इस बात से लाभ लेंगे इनसे कि इनका जो विजन था वो किस तरह का विजन था, इन्होंने क्या देखा। मैं बहुत सम्मान के साथ आप लोगों के बीच में जिसके लिए आप आए हो और जो लेखिका है जो हुई आज के प्रोग्राम की, इन दोनों के बीच में हटता हुआ मैं रूपाली जी से आग्रह करूँगा कि आपकी जो इस पुस्तक के निर्माण की यात्रा रही है, जो इस पुस्तक को यहाँ तक लाने में भले आपने शोध करा होता या शोध के बाद में जब इसको मॉडिफाई करा होता तब इन्होंने क्या मीरा में देखा, क्या अरविंदो में देखा और वो क्या काट रहा। विशेष बात सबसे ये होती है कि जब एक शोधार्थी शोध करता है तो विषय चयन या समस्या चयन जिसको हम कहते हैं सबसे मुश्किल काम वो होता है। उसके बहुत से कारण है कि आप जो काम करते हो वो यूनिक काम होना चाहिए। पहले दुनिया के इंडिया में हो नहीं, किसी यूनिवर्सिटी ने किया नहीं, पहले तो ये सबसे बड़ी बात नहीं होती है। दूसरा, जो काम नहीं किया उस काम में जो करने वाला व्यक्ति है, जो 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 स्कॉलर है, उस स्कॉलर की अपनी रुचि क्या है। क्योंकि शोध में ये भी देखा जाता है कि आप भले माने अमाने आप तथ्यों पे काम करना होता है। शोध में आप पर्सनल नहीं जा सकते, आपके व्यूज नहीं जा सकते। जो आंकड़े पहले से मौजूद है उन्हीं आंकड़ों में से क्या अच्छा है क्या हुआ है वो निखारना हमें आना चाहिए, वो हमें छानना आना चाहिए। वो निखारने और छानने का काम इन्होंने करा। तो आप सोचिए कि किस तरह की छन्नी रही होगी इनके पास कि तमाम चीजें रहेंगी और वो चीज जो यीस्ट था जो वो इन्होंने निकाला। मैं रूपाली जी को बेहद सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे खुशी हो रही है कि एक लंबे समय बाद, किताबें बहुत आई हैं गंगानगर में, लेकिन लंबे समय बाद एक ऐसी किताब देखने को मिल रही है हमें जिसपे लेखक ने बहुत मेहनत की है, जिसपे किताब को लिखते वक्त सिर्फ इनके दिमाग में वो शोधार्थी ने करके अपना शोध तो रहा ही रहा है, उसके बाद में जो मॉडिफाई किया वो एक अलग एक काल कर रहा है, इनकी मानसिकता अलग रही है। और उसके बाद समाज को किस दिशा में ले जाना, ये क्या देना चाहती है, मीरा ने क्या दिया और अरविंदो ने क्या दिया, उस परंपरा को आगे कहाँ तक ले जा सकती है, ये बड़ी बात है। इसके मायने ये हुए कि जो शोध और विंडो की और जो मीरा की रही उसके कहीं नजदीक है लेखिका, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट आदमी कभी नहीं होता है। अदरवाइज जो पुराने तरीके से शोध आदमी वैसे ही होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इतनी गहराई में जाके इस तरह का सब्जेक्ट लेके वहां तक पहुंचते हैं। तो ये अच्छी बात होगी, हमें इनके माध्यम से मीरा को जानने का अवसर मिलेगा और विंडो जिसको बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा हमारे यहाँ पे, उनको जानने का अवसर मिलेगा। और उन दोनों में क्या समानता थी या क्या भिन्नताएं थी वो हमें जानने को मिलेगा। और उन दोनों ने समाज को तब क्या दिया और तब से लेके आज तक क्या देते आ रहे हैं, ये तमाम चीजें आज हमें देखेंगे। मैं आप दोनों के बीच में से हमारे जो सुधी श्रोता यहाँ बैठे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो लोग आए हैं वो बेहतरीन लोग आए हैं, अच्छे श्रोता आए हैं और इतनी अच्छी आपके सामने लेखिका है। मैं बहुत सम्मान के साथ आदर के साथ रूपाली जी को बुलाना चाह रहा हूँ कि कृपया वो आए और अपनी जो रचना प्रक्रिया है, आपकी जो शोध प्रक्रिया रही, उसके बाद में इसको मॉडिफाई करा तो क्या ख्याल आया कि उसको इस तरह की किताब के रूप में लाया जाए कि वो एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे आगे और आने वाले शोधार्थियों को, आने वाले समाज को वो किस तरह से वहां तक ले जाएगी जो मीरा और अरविंदो ने सोचा। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने जो काम किया, इस काम को हमारे दर्शकों से, श्रोताओं से रूबरू करवाने के लिए आपके सामने रूपाली जी बता रहा हूँ। आगे रूपाली सैनी जी, कृपया आप आइए और अपनी बात रखिए। Thank you, sir. Very cheerful good afternoon and namaskar to everyone present here. थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगी क्योंकि इंग्लिश में मेरा काम है, तो ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी आती नहीं है और मैं बाइलिंगुअल पोएट हूँ। मैं पोएट तो क्या हूँ, लिख लेती हूँ, कह देते हैं पोएट। तो मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी और टर्मिनोलॉजी एंड हिंदी के कुछ टर्म्स मैं अच्छे से हिंदी में बता पाऊँ। बट सिंस बुक इज इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई जो आएगा नेचुरली दैट विल बी मोस्टली इन इंग्लिश। सो उसके लिए मैं पहले से ही कोशिश, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी it should be in both the languages and there should be a balance between both the languages. And honorable chair and distinguished members of the panel and all the dignitaries and all my dear friends, thank you so much for taking time, taking your precious time for attending this event. And
And before I begin, to share my views, thoughts and observations, उससे पहले I also wish to thank Jalis and Pralesh for organizing this beautiful event for the launch of my book जिसका टाइटल आप सब जानते ही हैं, अब तो लॉन्च हो चुकी है, तो जिसका टाइटल है मीराबाई एंड श्री औरोबिंदो कंपैरेटिव एनालिसिस, हिंदी में कहें तो मीराबाई एंड श्री अरविंद एक तुलनात्मक अध्ययन। अब ये जो वर्ड बहुत टर्मिनोलॉजी अध्ययन आती है, इंप्रेशन ये आता है कि इसमें कुछ टिपिकल स्कॉलरली चीज़ें होगी, टिपिकल जो विद्वान या जो रिसर्च करते हैं वो चीज़ें होगी। तो जो ये जैसे कि सर ने भी थोड़ा बताया कि मैंने इसको बुक फॉर्म जो ये जो व्यूज ऑब्जर्वेशन इनसाइट्स ऐसी थी, जब मैं रिसर्च कर रही थी ऐसी थी कि आई थॉट व्हाई नॉट इट शुड बी रेड बाय एवरी कॉमन पर्सन। ये तो सबके काम की चीज़ है, इसे सभी रिलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जैसे कुछ विषय होते हैं जिसमें जिसका पर्टिकुलर फील्ड है वही कर पाएगा, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू एवरीवन बिकॉज दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ये जो मैं जिसमें शॉर्ट कर रही थी वो 2-3 चीजें हैं टाइटल को देखते ही। एक तो अध्ययन का अर्थाविशारद किसी भी बुक फॉर्म में मैं लेके आई हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ रीडर को ज़्यादा ध्यान में रखा है और जो भी जार्गन्स होते हैं, जो भी टेक्निकलिटीज होती है रिसर्च की, वो सब मैंने कोशिश की है निकालने की। और एक बात और, इसमें मैंने रिसर्च के अलावा जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है, जो मेरी इंसाइट्स है लाइफ में, आउट ऑफ अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम द 4 walls ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, वो भी मैंने इसमें ऐड की। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ रिसर्च, इट इज़ नॉट ओनली एनालिसिस, इट इज़ नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन। तो इसमें वो सब एक कॉमन रीडर उसको पढ़ पाए, उसे रिलेट कर पाए। जो लैंग्वेज है, ट्राइड माई बेस्ट टू मेक वेरी सिंपल। और एक बात, जो दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी, टाइटल को देखते ही जो आती है वो मीराबाई एंड श्री औरोबिंदो। टाइटल मीराबाई एंड श्री औरोबिंदो जरूर है, तो इसमें देयर इज नो डाउट कि मीराबाई एंड श्री औरोबिंदो जो पोएट सीयर्स हुए हैं, भक्त से बहुत से जो चीज़ें हैं, बहुत सी पर्सनालिटीज़ का मिश्रण है ये। इनकी लाइफ और इनकी क्रिएटिव राइटिंग, इनकी पोएट्री, इनकी कविता, जो भी इनकी क्रिएटिव राइटिंग है, वो तो उसका स्टडी तो शामिल की है, बट उसके साथ साथ मैंने कोशिश की है कि हम बीइंग अ पर्सन हमारी लाइफ में हम क्या टेक अवे ले सकते हैं, हमारी लाइफ में क्या लेसन्स हो सकते हैं इनकी क्रिएटिव राइटिंग से। दैट आई ट्राई टू, मेरा जो इसमें एक जनरल लेवल पे लाने का कोशिश रही है मेरी इस बुक के थ्रू। क्योंकि रिसर्च जब हम करते हैं तो वो एक बहुत ही टाइट कंपार्टमेंट होता है, एक्सपर्ट्स के पास जाता होता है, तो उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम एक आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स हम अपने पॉइंट को प्रूव करने में लगे रहते हैं, और बहुत ही लिमिटेड सा फ्रेमवर्क होता है जिससे हम उनका ओवरलुक नहीं कर सकते। लेकिन जब बुक में मुझे फ्रीडम मिली ताकि मैं कॉमन रीडर से रिलेट कर पाऊँ, और अपार्ट फ्रॉम माई रिसर्च फ्रेमवर्क जो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, टाइटल फिक्स हो जाता है, और एक्सपर्ट्स और जो गाइड है वो सब फिक्स कर देते हैं कि यू आर गोइंग टू प्रूव और यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि इतनी जो सर्टेन ये जो आप हाइपोथेसिस या जो सर्टेन असम्पशन आप लेके जा रहे हैं, आपने उन चीज़ों को इसमें प्रूव करना है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज़्यादा होती है। तो बुक में आपको अपार्ट फ्रॉम द रिसर्च पढ़ने को काफ़ी मिलेगा, एंड यू विल फील काइंड ऑफ फ्लो। मैंने इसमें फ्लो का भी कोशिश किया है कि एक फ्लो बना रहे रीडर का। सो दीज ऑल आर माई लाइक अटेम्प्ट्स एंड एफर्ट्स सो दैट आई कैन कनेक्ट टू द रीडर। ये मेरे एफर्ट्स हैं, और ये मेरी स्टार्टिंग में जैसे कि मेरी फर्स्ट बुक ही है, तो ये जो लॉन्च प्रोग्राम है, आई एम वॉचिंग दिस एज माई लर्निंग, कि मैं इसमें कितना सीख पाऊँगी आप सबसे बात करके। जब आपसे बात होगी, ओपन सेशन होगा, जब एस्टीम्ड जो यहाँ पे क्रिटिक्स या फिर जिन्हें कहें अच्छी ऑब्जर्वेशन है जिनकी चीज़ों को लेकर, उनसे उनके जब क्वेश्चंस होंगे, तो मुझे बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पे, जिससे कि शायद अगर कुछ छूट गया हो या एक्सप्लोर करने से रह गया हो, या आपकी क्या क्यूरियोसिटीज़ हैं वो मैं जवाब दे पाऊँ। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल प्लेस with so many good people
people who are so attentive and curious about the subject. तो अब मैं ज़्यादा इसको लंबा ना ले जाते हुए आज ब्रीफली मैं अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। बुक में जैसे कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखी है उसमें मैंने ट्राई किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं उन टर्म्स को पहले डिफाइन या उनको डिफाइन तो नहीं कर सकते हम किसी टर्म को, क्योंकि ये जो बुक है ये टॉपिक क्या है इसका, स्पिरिचुअलिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म और एक होता है धर्म जिसे हम रिलीजन कहते हैं। अध्यात्म जो है वो बहुत ही हमें फ्रीडम देता है और वो परिभाषा से बिल्कुल बचता है, किसी भी क्राइटेरिया में बंधता नहीं है। और रिलीजन है वो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले लोग उसे फॉलो करते हैं, एंड दैट्स आल्सो गुड क्योंकि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उन्हें सूट करता है। तो इसीलिए परिभाषा देने की कहीं भी बुक में कोशिश नहीं की गई है। इट इज जस्ट लाइक इसमें बात और एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी और एक पर्सन की जो ऑब्जर्वेशन अपनी अपनी पर्सन के हिसाब से होती है। जैसे हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारी अपनी सोच है, हमारे अपने आइडियाज हैं, और उन आइडियाज के अकॉर्डिंग ही हम एक जैसे नहीं हो सकते। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट समवन, हम एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमारा विश्वास है जिस चीज में, सामने वाला भी वैसे ही विश्वास करे। तो इसीलिए इस बुक का सब टाइटल है ट्रुथ इज वन पाथ वैरीज। इस बुक का सब टाइटल यही है कि सत्य तो एक है, ठीक है, हमें सबको वही सत्य है, अल्टीमेट सोर्स जिसको हम जो भी कहें, हम उसे गॉड कह सकते हैं, हम उसे यूनिवर्स कह सकते हैं, वी कैन गिव इट वेरियस नेम। तो सभी नाम अपनी जगह सही भी हैं क्योंकि सभी अपनी अपनी खोज में लगे हुए हैं। एवरीबॉडी इज सर्चिंग हिज, क्या हम सब क्या सर्च कर रहे हैं? वी ऑल आर फाइंडिंग हैप्पीनेस, ब्लिस, खुशी, आनंद और एक सेटिस्फैक्शन, हम यही सर्च कर रहे हैं। अब उसको हम कुछ भी नाम दे दें, बट अल्टीमेटली द एक्सपीरियंस इज सेम स्टार्टिंग में। तो इसीलिए ट्रुथ इज वन एंड पाथ वेरी कर सकते हैं, ये चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और जब हम एक दूसरे की ये जो सारी जो वैरायटी है इसे हम ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करते हैं तो एक ब्यूटीफुल सोसाइटी बनती है विच इज अ वेरी हार्मोनियस एंड एक्सेप्टेबल एंड बहुत ही प्यारी सी सोसाइटी बन सकती है। और ये जो क्लैशेस हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, कम्युनिटी जो राइट्स कर रही है या रिलीजन के नाम पे, ये जब इसमें इस बुक में मैंने एक बिल्कुल सेक्शन में स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन करके स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन पे एक डिस्कोर्स भी लिखा है, मीन्स एक डिस्कशन लिखा है जिसमें कि रिलीजन जो है वो उसे हम कब अच्छे से समझ पाएंगे जब हम उसे स्पिरिचुअल होके समझेंगे। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन हम सब हिंदू, देयर आर सो मेनी रिलीजन, प्रोमिनेंट वन हिंदू, मुस्लिम, सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे रिलीजन और भी बहुत है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। और वो रिलीजन्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए? जो लोग जहाँ पे रिसर्च कर रहे थे, अब हर किसी का फील्ड से नहीं हो सकता, कोई साइंस में रिसर्च करता है, साइंटिफिक मटेरियल चीज़ों में करता है, किसी का साइंस में करता है, उन्होंने इंटरनल साइंस में रिसर्च की। देवर द साइंटिस्ट, आज की भाषा में बोले तो देवर द रिसर्चर्स ऑफ देयर टाइम एंड दे हैव रिटन देयर एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ एपिक्स, ग्रंथ जिसे हम पढ़ते हैं, जो वेदांत, उपनिषद या हर रिलीजन का अपना एक ग्रंथ है। तो वो जहाँ लोग रहते थे वहाँ उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें लिखी, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने पर्टिकुलर जो उन्होंने फॉलो की थी प्रैक्टिस, उन्हें लगा कि हमें शेयर कर देते हैं। इफ पर्सन विल लाइक तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ रिवाज होते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो रिलीजन में लिखा हुआ है वी आर फॉलोइंग, हम उसे फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे फोरफादर्स फॉलो करते थे। व्हाई मोस्ट ऑफ द पर्सन्स टुडे गिव दिस आंसर कि आप ये कस्टम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे दादाजी करते थे, मेरे पापा करते थे, एंड उन्हें व्हाई ये करना है, व्हाई यू डोंट नो द लॉजिक, यू हैव फॉरगॉटन द स्पिरिट ऑफ दैट थिंग। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो जब हमें आएगी देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ रिलीजन, जिसे हम जो धर्म है उसका उसे धारण तभी हम कर पाएंगे जब हम उसकी स्पिरिट को समझेंगे। जैसे कि एक बॉडी है, बॉडी इज जस्ट अ लंप ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, एंड उसमें स्पिरिट नहीं आएगी तो उसमें जान नहीं आएगी, एंड
तो ये सब बातें मैंने इसमें डिस्कस की है इस बुक में, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, और जैसे कि औरोबिंदो एंड मीराबाई का जो वर्क है वो पोइटिक फॉर्म में है, पोइट्री में है। तो इसमें मैंने एक सेक्शन इस पे भी लिखा है कि किस तरह से जो पोइटिक एक्सप्रेशन होता है, हाउ दैट इज द मोस्ट पावरफुल वे टू ट्रांसमिट द स्पिरिट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। सीधी भाषा में कहें कि किस तरह से जो कविता है वो मोस्ट पावरफुल मीडियम है, कि एक स्पिरिचुअलिस्ट मोस्ट ऑफ वेदा उपनिषद या जितने भी जो भी अदर मोस्टली जो रिलीजन्स है उसमें जो राइटिंग्स लिखी गई है वो मंत्रास में, पोइटिक में लिखी गई। तो पोइट्री का कितना बड़ा रोल है, किस तरह से पोइट्री सीधी हिट करती है, सीधी ट्रांसमिट कर देती है। वो जिस ओरा में एक राइटर ने वो काम लिखा है, वो पोइट्री को चूज क्यों करता है, कैसे करता है, इस पर भी मैंने एक डिस्कोर्स लिखा है। एंड हाउ स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट, एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट को पढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम स्पिरिचुअल टेक्स्ट को क्यों पढ़े। अब क्योंकि आजकल तो क्या हमेशा से चला आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम किसी चीज को समझे बिना उसे डिनाई कर देते हैं। एंड ये सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के केस में हुआ है। वी डोंट वांट टू लिसन, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, हम सीधा उसे हम या मोस्ट ऑफ द पीपल कह लो, मेजॉरिटी कह लो, वो ये मानते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास है ये, या फिर दिस इज समथिंग वेरी मिस्टिकल, ये मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, मतलब क्या है ये, दिखता तो है नहीं। तो द प्रॉब्लम वहीं क्रिएट होती है। वी हैव नॉट ट्राइड एनीथिंग, वी हैव नॉट एक्सपेरिमेंटेड। हाँ, इससे अच्छा हम ये कह सकते हैं कि वी डोंट नो, ये सही है। इससे अच्छा हम ये भी कह सकते हैं कि मे बी, हम ये भी कह सकते हैं हो सकता है, भाई क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मैं कोई यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट ओमनीशिएंट थोड़ी ना होगी, मुझे सभी चीजें पता होगी, बट पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट वी डोंट नो और इट मे बी, दे जस्ट से नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। सो ये जो अप्रोच है, ये जो स्पिरिचुअलिटी, उसका रोल क्या है? स्पिरिचुअलिटी हमें इंक्लूसिव बनाती है। स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो पर्सन आध्यात्मिक से के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, वो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो ये होती है, वो कहता है कि जो अल्टीमेट है, जिसे हम गॉड कह लें या जिसे हम ऑल पावरफुल क्रिएटर कह लें, उसके बहुत से फॉर्म हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, उसके बहुत से रंग हो सकते हैं। सो कोई फिक्स नहीं है कि आपको जैसा दिखता है वैसा ही दूसरों को भी दिखे। तो एक्सेप्टिव, इंक्लूसिव बनाती है। और भी इसमें आई हैव वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली रिसर्च्ड बाय गॉड्स ग्रेस, मैंने इसमें काफ़ी थोरोली या पूरी कंप्लीटली इसमें अच्छे से मैंने एक पॉइंट सीक्वेंस वाइज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट हाउ स्पिरिचुअलिटी इज पावरफुल फॉर यू, पावरफुल और बेनिफिशियल फॉर यू, कि किस तरह से अपनी जो डेली लाइफ उसमें स्पिरिचुअलिटी कितनी हेल्प करती है। चलो कई लोग कहेंगे कि हम इतना नहीं सोचते हैं, हमें आइडिया से क्या लेना देना। स्पिरिचुअलिटी का हमारी लाइफ में हम पे क्या इफेक्ट होगा? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, या फिर अध्यात्म से समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी में देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, आई होप यू नो, कि जैसे क्वेश्चन होते हैं हमारे IQ की बात हम करते हैं, मोस्ट ऑफ आप इससे तो फैमिलियर होंगे कि हम IQ की बात करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, कि दिमाग कितना बढ़िया है बच्चे का, या किसी पर्सन का IQ बहुत अच्छा है। आजकल EQ की बात भी चल रही है कि चलो IQ तो ठीक होता है, लेकिन सुसाइड कर रहे हैं लोग, अच्छे इंटेलिजेंट लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है उनको। तो इसमें ना उनका EQ अच्छा होना चाहिए, इमोशनली वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है वो क्या होगा? ही विल नॉट फील लोनली, वो लोनली फील नहीं करेगा, बिकॉज वो चीज़ों की समझ रखता है, उसे पता है कि हाउ टू हैंडल द रिलेशंस और सो मेनी थिंग्स, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल कहने का मतलब। और जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल किसको कहेंगे? अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, जो मेरी परिभाषा है जरूरी नहीं है आपकी हो, बट आई थिंक दैट स्पिरिचुअल पर्सन जो है वो अपनी जो आइडेंटिटी है, वो अपने आप को क्या मानता है। जैसे हर पर्सन अपने आप को, कोई पर्सन के दिमाग में अपने आप को वो देखता है कि मैं एक बॉडी हूँ,
कोई पर्सन कहता है कि ये बॉडी नहीं, मैं एक माइंड हूँ, या और जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो अपने आप को कैसे देखता है? वो देखता है आई एम नीदर अ बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम स्पिरिट, मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं ना तो बॉडी हूँ ना ही माइंड हूँ, दे आर जस्ट माई टूल्स। तो जिसको इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब हम स्पिरिचुअल बनते हैं, वी आइडेंटिफाई आवर रियल सेल्फ, जब हम अपनी रियल सेल्फ को पहचान लेते हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप को बॉडी समझेंगे तो हम बहुत निराश हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी सब्जेक्टेड टू डिजीज, बीमारियों से बीमारी हो जाती है। बॉडी विल कम टू एन एंड वन डे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी सैड एंड विल फील वेरी वेरी पेनफुल कि एक दिन हम खत्म होने वाले हैं। एंड इसलिए अगर कोई अपने आप को माइंड समझता है तो माइंड में इतने व्यूज है कि कंट्रोल ही नहीं होते हैं। आंख बंद करके 2 मिनट भी देखोगे तो थॉट्स ने तो बवाल मचा रखा है। सो ये है हम। Then the spirituality comes, and spirituality say you are neither mind nor body, they are just your tools. ये आपके टूल्स हैं और इन्हें आपको अच्छे से चैनलाइज करना है, चलाना है, और आप होल्ड लो अपनी लाइफ का। तो जो स्पिरिचुअलिटी है ये लाइफ पे होल्ड करना सिखाती है कि किस तरह से हमें अपने माइंड को हमारी वेलफेयर के लिए चलाना है, क्योंकि आपका माइंड ही आपका दुश्मन है और आपका माइंड ही आपका दोस्त है। सो इसीलिए जो स्पिरिचुअल तो इसीलिए जिसका एसक्यू स्ट्रॉन्ग होगा, मान लीजिए किसी का मान, या फिर क्योंकि एसक्यू के लिए मुझे मान लीजिए इसके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। एंड देयर इज नो डाउट कि आप में से बहुत लोग कर भी रहे होंगे, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, बट फिर भी मेजॉरिटी या पॉपुलेशन को देखते हुए अक्रॉस द वर्ल्ड अभी भी संख्या कम है। इफ यू आइडेंटिफाई या आपका एसक्यू अच्छा है तो क्या होगा, आपका आईक्यू बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस दिन आप स्पिरिचुअल बनते हो तो आप आंख बंद करके ये कहते हो कि ये जो माइंड है ना, इसकी थॉट्स, ये जो थॉट्स चल रही हैं इन्हें मुझे सही डायरेक्शन देनी है। ये क्या चल रहा है आप होल्ड भी नहीं लगते हो, और आप बॉडी नहीं हो देन यू आर हैप्पी। ठीक है, मैं थोड़ी ना मरूंगा, बॉडी विल कम टू एन एंड देन आई विल टेक द न्यू बॉडी, आई विल हैव द न्यू बॉडी, इट्स ओके, इट्स गुड। तो बहुत सी चीजें, तो एक्टिव स्ट्रॉन्ग होने का मतलब कि वी आर गोइंग टू हैव सम ब्रॉड व्यू ऑफ आवर लाइफ, नॉट लिमिटेड इन दिस some feet and some fixed limitation में हम limited नहीं है। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है वी आर अनलिमिटेड। और अगर बिल्कुल टिपिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम हैं इन्फिनिट, और जिसको हम सच्चित आनंद भी कहते हैं। हम हैं ट्रुथ, वी आर ब्लिस, वी आर कंप्लीट ब्लिस, वी आर उसमें ये भी डिफरेंस है कि हम वो नहीं है जो नॉलेज को जानता है, हम वो है जो नॉलेज खुद है। हम वो नहीं है जो हैप्पी फील करता है, हम खुद ही आनंद है। सो दैट उसको बनाने के लिए हम अपने माइंड से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी होती हैं। तो अपनी अपनी टेक्निक्स हर रिलीजन में प्रेस्क्राइब की हुई है। कोई योगिक टेक्निक्स में जाता है, कोई मेडिटेशन में जाता है, कोई नॉलेज, कोई ज्ञान योगा में जाता है, जैसे कि श्री औरोबिंदो ज्ञान योगा में क्या होता है? ज्ञान योगा में विद द हेल्प ऑफ योर डिस्क्रेशन, अपने विवेक से आप सेपरेट करते हो कि कौन सी चीज मटेरियल है, कौन सी चीज इमटेरियल, या कौन सी चीज परमानेंट है, कौन सी टेम्परेरी है। तो जिस दिन आप ये अच्छे से हर चीज को देखने लग जाते हो कि ये टेम्परेरी है तो इस पर क्यों ध्यान देना है, जो परमानेंट है उस पर फोकस करना है, तो ये विवेक आगे आ जाता है। और ज्ञान योगा में और क्या होता है, फिर डिस्पैशन आता है। जब विवेक आ जाता है तो जो टेम्परेरी है उससे विराग आ जाता है कि ये तो टेम्परेरी है। फिर जो परमानेंट है उस पर फोकस होता है, और परमानेंट पे फोकस होते ही वी अंडरस्टैंड कि हम कौन, हम परमानेंट हैं। एंड वी अंडरस्टैंड दैट कि वी आर कंप्लीट ब्लिस, हम ऐसे ही होए जा रहे हैं, सफरिंग में है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा टेक अवे है जो कि हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड। तो जब मैं मीराबाई औरोबिंदो की जो पोइट्री को एनालाइज भी किया है, इसमें विद द एनालिसिस आई साइड बाय साइड आई हैव रिटन द टेक अवे, द अंडरस्टैंडिंग कि हमारे क्या लेसन हो सकते हैं, हमारे क्या बेनिफिट है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट है। अब सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, पहले तो आप ठीक हो, आप जब अंदर से संतुष्ट है, हैप्पी है, देन व्हाट विल यू गिव, यू विल गिव हैप्पीनेस। इफ यू आर इन पेन देन हाउ कैन यू डू समथिंग विद अदर्स। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उन पे एक लेबल लगा दिया जाता है। ये भी होता है, एक लेबल क्या लगाते हैं, बहुत से लेबल लगते हैं एक्चुअली स्पिरिचुअलिस्ट पे। पहला लेबल तो ये लगता है कि ये लोगों को ना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग जाते हैं सोसाइटी से, एस्केपिस्ट, पलायनवादी होते हैं।
कोई बनता है तो वो देखता है कि पलायनवादी नहीं होता स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में पहले खुद पे काम किया जाता है। आजकल एक बच्चा है, उसका बर्थ हो गया, हम उसे सोसाइटी में पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर प्रोफेसर तो बना देते हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं बताते कि तुम कौन हो। तो स्पिरिचुअलिटी में पहले सेल्फ पे वर्क करता है। इसीलिए वो जब देखो सेल्फ पे वर्क कर रहा है कोई पर्सन, अध्यात्म में गया है, धर्म में गया है, तो एक बार जब कोई रिसर्च करता है तो सोसाइटी में इतना इन्वॉल्व होएगा तो उसका रिसर्च कैसे पूरा होगा। तो एट फर्स्ट उसको अपने ऊपर काम करने के लिए एक बार उसको लिमिटेड होना पड़ता है। ही और शी वर्क्स ऑन हिमसेल्फ, वो अपनी सेल्फ पे रिसर्च कर रहा है। तो सेल्फ पे रिसर्च करता है तो वो एक बार सोसाइटी से कट भी जाता है, लेकिन वो इसीलिए करता है कि पहले मैं अपने आप को जान लूँ, पहले मैं अपने अंदर जो इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, मेरी स्पिरिट कुछ और कह रही है, मेरा मैटर कहीं और जा रहा है, मेरा माइंड कुछ और कह रहा है, तो पहले मैं इसको बैलेंस में ले आऊँ मेरी सेल्फ को, उसके बाद मैं सोसाइटी। और उसके बाद उसे कहना नहीं पड़ता। क्यों नहीं कहना पड़ता? क्योंकि जब अ पर्सन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि दैट पर्सन नोज कि मैं कौन हूँ, दैट पर्सन नोज कि सब कौन है। बिकॉज इन स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, इस बुक में ये डिस्कस किया, मैं बहुत लंबा जा रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शॉर्ट इट। स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को कि हम एक स्पिरिट है और सभी में वही स्पिरिट है। तो जो स्पिरिचुअलिटी में अपने ऊपर काम कर लेता है वो सबको वैसे आइडेंटिफाई करता है कि जो मुझ में वही तो सब में है। तो फिर वो दूसरे के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकता। वो पर्सन दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं हो सकता जो स्पिरिचुअल है, और जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है। दे आर जस्ट इन ईगो, जिसको हम रिलीजियस कहते हैं। रिलीजियस लोग अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो वो एक ईगो में काम कर रहे हैं। दे आर जस्ट सर्विंग, वो सर्व कर रहे हैं अपने ईगो को। तो दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन जो रिलीजियस है उसे जरूर स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए, तभी उसे समझ होगी कि वो जो उसका धर्म है वो क्या कह रहा है एक्चुअली। सो दीज ऑल थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड। सेल्फ पे वर्क करेंगे तभी सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे, ये बहुत जरूरी है। ये हमारी माइंड और बॉडी से रिलेटेड है, एंड दैट इज वाई इट इज मस्ट। सो मीराबाई, फिर ये सब डिस्कोर्स करके बहुत सी चीज़ें हैं जो आई एक्सपेक्ट कि आप बुक पढ़ें तो आपको बहुत से टेक अवे मिलेंगे। मैं इतना नहीं बता पाऊँगी क्योंकि एक जो लिखने में जो चीज़ें जो सीक्वेंस में आई हैं, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वन गो। उसके बाद जो मीराबाई पे मैंने जो ट्राई किया है, शी इज़ सच अ पर्सनैलिटी, आई कांट एक्सप्लेन हर completely, but then too I have tried। तो उसमें मैंने उसका दो पार्ट में उनका जो पर्सनैलिटी का जो एस्पेक्ट्स हैं, एक सोसाइटल और एक जो उनका रास्ता है भक्ति योग का। शी ट्राइड और शी ट्राइड टू एक्सप्लोर हर सेल्फ। उन्होंने अपनी सेल्फ को एक्सप्लोर किस रास्ते से किया था? भक्ति योगा से। तो भक्ति योगा में डिस्कशन की है, भगवत गीता में जो बातें भक्ति योगा में कही गई है वो मीराबाई की लाइफ में कितनी दिखती है। और मीराबाई ने जो स्टेप्स लिए थे जो रेवोल्यूशनरी, वो सबके सामने है। वो आप उससे बिल्कुल अभी रिलेट कर सकते हो कि इतने रेवोल्यूशनरी स्टेप जो कि रिजिड क्लैन में, राजपूत क्लैन में वो उनका जन्म हुआ, एंड शी वाज सो फर्म। और उसके बाद फिर जब मैंने और रिसर्च किया था हाउ दैट करेज, इतना साहस और इतना जो बड़े स्टेप लेना, बड़े स्टेप कौन से, दैट बहुत से स्टेप में मैं बात करूंगी। तो बड़े स्टेप लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब एक्सप्लोर किया देन आई फाउंड कि ये जो पावर है ना कि आई एम डूइंग दिस एंड आई विल नॉट सरेंडर टू द एक्सप्लॉयटेशन, और जो भी प्रेशर था सोसाइटी का उनके ऊपर, जो भी उनको लोक लाज का जो एक डर होता है, और वो 16th सेंचुरी में तो बहुत था। आज भी गर्ल्स, और मेरी बात करूँ मैं अपने आप को मानती हूँ कि इतनी रिबेलियस हूँ, बट व्हेन आई इमेजिन माई सेल्फ इन एट मीराबाई प्लेस की जगह, मीराबाई जी की जगह पर अपने आप को इमेजिन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी ये नहीं कर पाती। शायद मैं भी शायद मान जाती कि चलो फॉर्मेलिटी कर लेते, बट शी वाज सो जेन्युइन कि उन्होंने फॉर्मेलिटी भी नहीं की। शी वाज सो जेन्युइन। तो ये करेज आया कहाँ से? देन मैंने एक्सप्लोर, देन आई फाउंड कि ये जो उनकी जो उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी को जी रही थी ना, वो वहाँ से वो करेज आया। दैट आई एम अ स्पिरिट, मैं क्यों डरूं? आई एम अ स्पिरिट, आई एम नॉट बॉडी एंड माइंड। व्हाट विल पीपल डू?
छोटी चीज़ों पे हमारा ध्यान फिर नहीं जाता है। तो उसमें जैसे कि वर्शिपिंग कुल देवी, आपने ये लेजेंडरी जो स्टोरी है वो सुनी होगी, दैट व्हेन शी गॉट मैरिड, जब उनकी शादी हुई और जब ससुराल में लाया गया, शी वाज टोटली डेडिकेटेड टू गिरधर गोपाल एंड शी डिडंट वांट टू इमेजिन। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपने किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बट यहाँ पे अनन्य भक्ति को वो शो कर रही है दैट व्हाटएवर आई हैव कमिटेड एंड व्हाटएवर आई हैव डिसाइडेड एंड आई एम स्टिक टू इट, आई एम जेन्युइन टू इट। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करने वाली। एक नई नवेली बहू घर में आई है, उसको ये कहा जा रहा है कि यू जस्ट गो डाउन टू द, झुक जाओ थोड़ा सा, वहाँ पे पूजा करनी है, कर लो। तो शी सेड आई एम टोटली डेडिकेटेड टू गिरधर गोपाल एंड आई एम नॉट, आई विल नॉट डू दिस। शी जस्ट डिनाइड। आप किसी भी नए घर में जा रहे हो, मोर ओवर यू आर प्रिंसेस, आप राजकुमारी हो, आपकी बात सीधी मीडिया में चली जाएगी, आपकी बात पूरे शहर में चली जाएगी। बहुत सी चीजें होती है, बहुत प्रेशर होता है एक नई ब्राइड का, पर वैसे ही बहुत प्रेशर होता है। शी सेड नो, शी सेड शी हैज द एबिलिटी। आज बहुत सी लेडीज नो बोल रही हैं, बट दे हैव सम सपोर्ट। क्या सपोर्ट है? आज कितने मूवमेंट चल रहे हैं, उनका सपोर्ट है। माता कौन सा मूवमेंट, और राजा राम मोहन राय जी का जो सती मूवमेंट है वो भी उस टाइम नहीं था। एंड शी रिफ्यूज टू सती। उसने कहा कि आई एम नॉट मैरिड टू भोजराज, व्हाई शुड आई सती। और उस टाइम किसी लेडी का सती ना होने से मना करना, एंड इट वाज लाइक अनपार्डनेबल सिन, जो माफ करने लायक पाप नहीं है। फिर पूरी सोसाइटी के आगे वो पूरी और चीजें थी। एंड फ्रॉम द वेरी स्मॉल एज शी हैड सीन सो मेनी सफरिंग। हर मदर डाइड, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, दादाजी ने पाला था, तो बहुत सी चीजें थी। इवन जब स्टडी कर रही थी तब भी बहुत दिक्कतें आई। तो ये सब जो पावर है अपने, उन्होंने, उनका फील्ड स्पिरिचुअलिटी था। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी स्पिरिचुअलिटी में ही करेंगे, आपका जो भी फील्ड है, अगर आप अपनी सेल्फ पे काम करते हैं, अगर आप अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो आपका जो भी फील्ड है यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट, क्योंकि आप उस पर स्ट्रॉन्गली होल्ड करोगे। यू विल नॉट लिसन टू एनीबॉडी, यू विल नॉट क्रिटिसिज्म। हाँ, क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं होगी, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म होता है वो हमें थोड़ा डाउन करता है। तो जब क्रिटिसिज्म की परवाह ही नहीं है, यू बिलीव इन योरसेल्फ, तो जब आप बिलीव कर रहे हो, देन यू विल श्योरली सक्सेसफुल। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी बेनिफिट्स। तो जैसे कि उन्होंने रॉयल, जो जैसे सर ने भी बताया कि महलों को छोड़ के शी वाज इन स्ट्रीट्स, इट वाज, अब ये कहना आसान है, आप सोचिए कि कितने सीजन्स होते हैं, कितने एक्सट्रीम वेदर होते हैं। शी हैव नेवर थॉट, शी डिड थॉट, शी न्यू दैट शी वाज राइट, एंड मोर ओवर शी हैड द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। रॉयल जो प्रोग्रेस छोड़कर एक वॉन्डरर बन जाना, वॉन्डरर जो साधु सन्यासी घूमते रहते हैं इधर उधर, फ्री फ्रॉम द डोमिनेंट प्रेजुडिसेस। आप जो प्रेजुडिस थे, जैसे कि उन्होंने अपना स्पिरिचुअल मास्टर एक शू मेकर को बनाया, एंड शी वाज फ्रॉम हाई कास्ट। तो जो कास्ट सिस्टम है उसमें उसको भी उन्होंने करके दिखाया। शी वाज नॉट प्रीचर, शी डिडंट प्रीच, वो बताती नहीं थी, वो करती थी। एंड उनका जो एक्शन है उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। उनकी जो पोएट्री है वो भी उन्होंने ऐसे नहीं लिखी कि यहाँ पे हमें पब्लिश होगी, या उन्होंने कोई कंपाइलेशन नहीं की, वो तो लिखती गई, वो तो अपने ओरा में लिखती जाती थी, एंड द पीपल कंपाइल्ड इट लेटर। तो इससे अगर हम थोड़े से अगर हम कहते हैं कि वो गॉड है, तो यहाँ पे ये भी दिखता है कि गॉड की जो ग्रेस होती है वो आपको जीवित बना देती है, वो आपको मरने नहीं देती है। मीराबाई ने ट्राई नहीं किया था कि मेरी कविता को पब्लिश करना है, बट शी जस्ट रॉट एंड द पीपल कंपाइल, उनको कंपाइलेशन बाद में हुई है। तो डोमिनेंट प्रेजुडिस में मतलब कि उन्होंने जो अपना स्पिरिचुअल मास्टर है वो किसी हाई कास्ट क्लास या किसी ऐसे को नहीं बनाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी डजंट बिलीव इन दीज कास्ट, क्रीड और हाई लो इन एवरी सेंस, इट डजंट नो। तो इसमें जो दो जेंडर अलग अलग लिए हैं, मैंने एक फीमेल है एक मेल है, स्पिरिचुअलिटी में इसका भी कोई रोल नहीं है। देयर इज नो जेंडर रोल, जो कि कहा जाता है आज भी बहुत जगह पर ये कहा जाता है कि फीमेल इज नॉट एलिजिबल फॉर सच एंड सच थिंग, बट मेल इज एलिजिबल। जब स्पिरिचुअलिटी में शरीर का कोई लेना देना ही नहीं है, देन व्हाट आर यू डूइंग विद दिस जेंडर रोल्स? हाँ, जो चैलेंजेस है वो जरूर मीराबाई के विमेन होने की वजह से जो चैलेंजेस है वो मीराबाई के अलग है, और औरबिंदो के चैलेंजेस अपने हैं, उनके चैलेंजेस अपने हैं। तो इस तरह से अपने एक जो शू मेकर है, हालांकि वो शू मेकर ऑफ सोसाइटी से कहते हैं, बट ही वाज वेरी हाई स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ हिज टाइम, रविदास जी। क्षण
जेंडर बेस्ड डिमार्केशन, वो मैंने बता ही दिया कि आपने वो सुना भी होगा कि जब वो वृंदावन गई थी, देन जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो सामने वाले में क्या देखेगा, जब वो बॉडी को मानता ही नहीं है तो वो क्या देखेगा, वो स्पिरिट को देखेगा ना वो ये नहीं देखेगा कि वो लड़का है कि लड़की है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जब वो वृंदावन गई थी और वहाँ पे एक जीव गोस्वामी जी थे जो कि बहुत एक वैष्णव और गौड़ जो एक संप्रदाय चला था उसके काफी अच्छे सेंट रहे। उन्होंने प्रण लिया होता था आई विल नॉट मीट एनी विमेन, कि मैं किसी विमेन से नहीं मिलूंगा। तो जब मीराबाई कोई बात एंड शी वांटेड टू मीट, उन्होंने मैसेज भेजा कि आई वांट टू मीट जीव गोस्वामी या रूपा गोस्वामी भी कहते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल यहाँ पे है, बट वी शुड कंसंट्रेट, हमें किस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, लेसन पे। तो जब उनको कहा गया कि आपको मीराबाई जी मिलना चाहते, तो उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा। तो मीराबाई जी को जब ये कहा गया कि वो नहीं मिलते हैं विमेन से, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था एक ही पुरुष है, मैंने तो सुना वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दो है क्या पुरुष, यानी कि अब दो हैं। सो सी द विजन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में अब मैं ये नहीं कह रही कि आप गॉड को पुरुष माने, मैं ये भी वो ये ना शुरू से डेफिनेशन नहीं बनानी है कोई, बट उन्होंने जो माना उसको जिया। और स्पिरिचुअलिटी में जेंडर नहीं होता है, दैट शी हैज प्रूव्ड that I am a soul and I am the beloved of my God और I am the lover of God. So everybody is soul. तो इस तरह से काफी लंबा हो गया मीराबाई जी का। और उसके बाद जो औरोबिंदो की पॉलिटिक्स है, उसमें औरोबिंदो ने कुछ बहुत ही थियोरीज ऐसी दी हैं जो कि सोसाइटी को इम्प्रूव करने में और हमारी जो पर्सनल सोसाइटल जो भी हमारी एग्जिस्टेंस है उसे आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि उन्होंने बहुत सी फिलोसफीज दी है, कोई फिलोसोफर है, सेंट है, नेशनलिस्ट भी रहे हैं, आपको पता होगा श्री औरोबिंदो, श्री अरविंद का नाम पहले वो एक नेशनलिस्ट थे, फिर वो सेंट बन गए। उनके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है कि वो क्या है, पलायनवादी है। वो भाग गए थे, वो पुडुचेरी भाग गए थे, वहाँ पे देश के लिए काम हो रहा था। तो यहाँ पे अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा श्री औरोबिंदो के मन में ऐसा क्या आया दैट ही लेफ्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सोसाइटी को छोड़ के। एक्चुअली व्हेन ही वाज इन जेल इन बड़ौदा, और आई थिंक इन बड़ौदा, तो जब वो जेल में थे तो ही हैड सम एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। तो उन्होंने बाद में ये भी उनके माइंड में ये आया कि अगर मैं सोसाइटी को इम्प्रूव कर दूँ, कुछ दे दूँ या कुछ टाइम के लिए कुछ रिफॉर्म कर दूँ, तो एक टाइम के बाद दोबारा इसमें चेंजेस आ जाएंगे, दोबारा ये बुराइयाँ पनप जाएगी यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी को मॉनेटरी या पैसे की तो हेल्प ज़्यादा करते थे दे दूँ तो कुछ टाइम का बेनिफिट है, लेकिन अगर मैं किसी को स्पिरिचुअल बेनिफिट दे दूँ, इफ आई वर्क ऑन माई सेल्फ, और मैं एक स्पिरिचुअल जो सेल्फ को जानना है उसका कोई ईजी वे में अगर सोसाइटी को दे दूँ, देन ये अगर पर्सन खुद इम्प्रूव हो गया तो वो सोसाइटी को भी कर लेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। दैट्स व्हाई ही चोज द स्पिरिचुअल योगिक पाथ। और वहाँ जाके वो कोई वहाँ पे सोने नहीं गए थे पुडुचेरी, ही रियली डिड अ वेरी टफ एंड वेरी डीप एंड आई कैन से एक्सट्रीम तपस्या जिसको कहते हैं, वो उन्होंने की थी। सो मेनी आवर्स ही एंगेज्ड इन मेडिटेशन में वो जाना। और उसके बाद उनकी पोइट्री में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया मेंटल लेवल पे, एक्चुअली वो एक बहुत अच्छे पोएट थे। इसका हमें फायदा क्या है कि उनके पास राइटिंग स्किल तो अच्छा था, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो सीधा अच्छे वर्ड्स के साथ उन्होंने सारा विद कलर बता दिया कि when my soul evolved, when my soul go upwards, तो किस तरह के जो फेज आए वो कितने ऑरेंज कलर, येलो कलर, व्हाटएवर इट, ही एक्सप्लेन सो कंक्रीटली, सो कंक्रीट मतलब कितना सॉलिड उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है जो कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि हर पर्सन जो एक्सपीरियंस करेगा उसे वो दिखेगा। बट ही ट्राइड टू राइट इट ऑन द पेपर। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी अगर आप उनकी पोइट्री पढ़ोगे कि मेडिटेशन में जब सोल अपवर्ड्स जाती है, देन व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ सोल, हाउ मेनी कलर्स और व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इज इट, वी कैन गेट अ आइडिया। और वो पढ़ के थोड़ा हमारा भी मन करेगा कि हम भी थोड़ा सा कुछ अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो इस तरह से
इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि उनकी जो थियोरीज है, इवोल्यूशन थ्योरी आपने सुना होगा। इवोल्यूशन थ्योरी उनकी ये कहती है कि हम ये सोचते हैं कि हम सबसे इवोल्ड पर्सन हैं, क्योंकि जितनी भी प्रजातियां हैं, इवोल्ड पर्सन में इवोल्ड प्रजाति हैं, हमें ब्रेन आ गया है, हमसे जो जाति बाकी प्रजाति एनिमल है, वेजिटेशन है, वो सब हमसे डाउन है। और बिल्कुल सही है, हायरार्की है, हम ह्यूमन से ऊपर कुछ अभी तो नहीं दिखा ना धरती पर। लेकिन उनकी थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी और जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत पहले से भी लिखा हुआ है कि अभी रुकना नहीं है, ये प्रॉपर, ये पूरा इवोल्यूशन नहीं है, हमें अभी अपने ब्रेन को इवोल्व करना है और इसकी हमारे अंदर जो लेटेंट कैपेबिलिटीज है, जो पोटेंशियल अभी हमारे अंदर है, वो हमने यूज ही नहीं किया है। आप साइंटिस्ट की बात हो या हम सब साइंटिस्ट की बात आराम से मान लेते हैं। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आदमी का जब जन्म होता है और जब मरता है तो 2-3% दिमाग के साथ बस इतना ही यूज करता है। 2-3% तो बहुत है, कुछ पॉइंट्स में है शायद, इतने ही पॉइंट्स में यूज करता है, साइंटिस्ट 1-2% तक कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि हमारा कितना, हमें कितना पोटेंशियल है। रावण, अगर आप मिथोलॉजी में थोड़ा विश्वास करते हैं, चलो मिथोलॉजी या फिर कुछ लिखा है तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है तभी लिखा गया है। सो यू सी कि उन्होंने उड़न खटोला बना लिया था, या काफी चीजें उन्होंने अपने दिमाग से, वो चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेते थे, क्लोन उन्होंने बना लिए थे। तो देयर वाज सो मेनी थिंग्स ही डिड विद द बाय एनर्जाइजिंग, बाय इवोकिंग, जो उन्होंने अपनी लेटेंट जो पोटेंशियल है ह्यूमन के अंदर, हम सब में है, ये किसी एक का प्रिविलेज नहीं है। और मीराबाई पोएट्री में आप ये चीज भी आप देखोगे, क्योंकि मैंने इनकी जो प्राइमरी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की जर्नी है, उनकी पोएट्री को भी डिस्प्ले किया है और लेटर में जो पोएट्री उनको डिस्प्ले किया है। तो जो स्टार्टिंग की पोएट्री है, हम उसे इतना रिलेट करेंगे क्योंकि हमें लगेगा ये तुम्हारे जैसे ही है, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बताया कि हमें भी ये प्रॉब्लम होती है, हमारे अंदर भी लस्ट है, हमारे अंदर भी ग्रीड है, हमें भी जेलस होती है, लेकिन हम इन सबसे छूटना चाहते हैं। एक रेस्टलेस स्पिरिट है बस यही। और मीराबाई औरबिंदो हमसे क्या अलग बनाती है उनको चीज, उनकी विल, उनकी डिटर्मिनेशन, जो उन्होंने डिटरमिन होके जो उन्होंने चुना उसको पूरा किया, दैट मेक्स देम डिफरेंट एंड वी कैन आल्सो बिकम दैट, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये नहीं है कि हम ये सोचते कि जो लोग बहुत ही योगी या सेंट्स या जो अच्छे, जिनको कोई एनलाइटनमेंट होता है या 10th डोर, 3rd आई, व्हाटएवर वी कॉल इट, जो दिखता है, ये कुछ स्पेशल सोर्स होती है, हम का स्पेशल सोर्स नहीं होती है, ये स्पेशल इनको इनकी विल बनाती है, ये सबका प्रिविलेज है, ये हम सब इसको लिए एलिजिबल हो चुके हैं। सो दैट आल्सो आई हैव ट्राइड टू मेक इट क्लियर। और इसके अंदर जो विजन था श्री औरबिंदो का, वो उन्होंने कहा था कि आप एक ग्लोबल सोसाइटी बन सकती है, लेकिन वो ग्लोबल सोसाइटी आप लोगों को पॉलिटिकली समझा लोगे। चलो एक बार आपने पॉलिटिकली यूनाइटेड नेशन या ये सब बना लिया आपने, और आपने सबको समझा दिया कि हमें लड़ना नहीं है, अब हमें प्यार से रहना है, नहीं तो मर जाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ गया, ये वो। किसी दिन एक हट गया, एक का दिमाग थोड़ा उसको परेशानी हो गई, तो यानी कि हमने बांधा है, वो दिल से नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं अभी पॉलिटिक्स चल रही है या इकोनॉमिकली या बहुत से फील्ड है, वो सब बांध तो देंगे, लेकिन स्पिरिचुअल फील्ड से ही एक ग्लोबल सोसाइटी पॉसिबल है। श्री औरबिंदो की ये इंटरकनेक्टेड की थ्योरी कहती है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हम जब सेल्फ को जान लेते हैं तो हम वही सेल्फ अपने विजुअलाइज करते हैं, और वो जो सेल्फ विजुअलाइज करते हैं तो हम इंटरकनेक्टेड फील करते हैं। एंड जो बंदा अपनी सेल्फ को दूसरे में देख रहा है तो वो इंटरकनेक्टेड है, एंड कोई वॉर की, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात तो फिर रही नहीं ना। सो जो उनका विजन था ग्लोबल सोसाइटी का, वो था कि स्पिरिचुअली इंटरकनेक्टेड से ही पॉसिबल होगा, इट वाज हिज विजन। एंड इन ऑलमोस्ट सभी जो भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे सभी के, उसमें यही बात की है कि ऑल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, और वो किस तरह से स्पिरिचुअली हमें फील होगा, सब में मैं हूँ, मैं सब में हूँ, दिस वी कैन विजुअलाइज। अब ये हमें पता है लेकिन हमें फील नहीं हो रहा, तो हम ज़्यादा देर इसको नहीं चला पाएंगे। बट स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती है कि पता तो करो, लेकिन उसको जानो कैसे, प्रैक्टिस से। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स गिवन इन द टेक्स्ट, वो टेक्निक्स जो भी आपको जस्टिफाई कर लो, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, व्हाटएवर यू लाइक दैट यू डू। ऑल परवेसिव डिवाइन लाइफ, इको स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट देखो, आज आप विकिपीडिया पे जाएंगे, इको स्पिरिचुअलिटी पे इतने मूवमेंट चल रहे हैं, इतने फिलोसोफर, इतने क्रिटिक्स उस पे काम कर रहे हैं, और ये जो इको स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट है, ये श्री औरबिंदो ने आज से कितने साल पहले ही हमें दे दिया था। उन्होंने कहा था कि
अभी अभी सिर्फ वाली बात से हम कनेक्ट करें कि सेल्फ एंड ऑल, तो वो जो स्पिरिट है वो हमें जो भी लिविंग थिंग है उसमें, और कुछ बुक्स में श्री अरबिंदो की कुछ टेक्स्ट में तो हमें ये भी दिखेगा, वो कहते हैं कि ये जो नॉन लिविंग है ना, दैट इज ऑल्सो डिवाइन, इट इज ऑल्सो डिवाइन, इसमें भी डिवाइन स्पिरिट है। तो वो इतना जो पर्सन लविंग और केयरिंग हो जाता है कि उसे वेजिटेशन, अच्छा इको स्पिरिचुअलिटी की बात मैं कर रही थी पहले। इको स्पिरिचुअलिटी मतलब कि नेचर को, एनवायरनमेंट को आपको बचाना है। आपको पता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कितनी भागदौड़ हो रही है, बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं ना। तो उसमें उन्होंने कहा था कि व्हेन द पर्सन विल विजुअलाइज द एनवायरनमेंट, द स्पिरिट, द लिविंग स्पिरिट व्हिच हिमसेल्फ ही इज, एंड हाउ कैन ही हार्म द नेचर, हाउ कैन ही हार्म द एनवायरनमेंट। तो उससे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि एनवायरनमेंट को फिर हम ट्रेन करेंगे और हम उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे नरिश और नर्चर करेंगे, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। So this concept of eco spirituality was also shared by Aurobindo, and फिर जो बाद में मैंने पहले मीराबाई औरोबिंदो के बाद में उन दोनों को बिल्कुल सामने आमने सामने रख के एक एक पॉइंट बना के देन आई हैव कंपेरिजन में उनकी जो स्पिरिचुअल प्रोपेंसिटी है, जो उनकी उसको आइडेंटिफाई किया है कि मीराबाई की जो रास्ता है या इंक्लिनेशन है वो किससे मैच करता है, वो भक्ति योगा से मैच करता है। आप सबको पता ही है भक्ति योगा में भाव होता है, भाव कोई भी तरह का हो सकता है। इन विच पर्सन जो है वो गॉड को साख्य भाव में देख सकता है, सखा मान सकता है, दास्य भाव में देख सकता है, वात्सल्य भाव में देख सकता है। देयर आर सो मेनी भाव है उसमें भक्ति योगा में। एंड मीराबाई का भाव तो आप सबको पता है, वो माधुर्य भाव है, दैट इज अल्टीमेट भाव कहते हैं उसको, कि वो बहुत कम आता है, किसी में नहीं आता है। माधुर्य भाव इन विच अ पर्सन फील्स बिलवेड ऑफ गॉड, उसमें या फिर गॉड पर्सन जो गॉड को अपना बिलवेड मानता है, हस्बैंड मानता है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, in that way she sees, and she declared it in 16th century, she declared it openly, and you can imagine, you feel it, try to feel this thing। तो इस तरह से मैंने उनकी प्रोपेंसिटी जो औरोबिंदो की है वो ज्ञानी योगा की है स्टार्टिंग में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम उनकी सेकंड, ये फर्स्ट था कि मैंने पहले आइडेंटिफाई, ट्राई टू आइडेंटिफाई, एंड आई अब उसमें आइडेंटिफाई करने में आप कह रहे हो कि मैडम आपने क्या आइडेंटिफाई किया, सभी जानते हैं मीराबाई भक्ति योगी है और औरोबिंदो ज्ञान योगी है। बट व्हेन वी राइट देन वी हैव टू present it with so many examples, so with the so many examples and उनकी जो लाइफ रही, बायो रही, उसके साथ मैंने उसको बिल्कुल डिस्प्ले करने की कोशिश की है कि ये देखो ये भक्ति योगी किस तरह से जो उनके एक्शन होते हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती है, और ज्ञान योगी की प्रैक्टिस क्या होती है वो औरोबिंदो के केस में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैं सेकेंड फेज में आई प्रोग्रेसिव में, आई फाउंड कि जो मीराबाई की लेटर पोएट्री है, in that she is expressing the things like a ज्ञान योगी, स्टार्ट किया था भक्ति योगी से, and she has become so knowledgeable, विद्वान बन गई हो। एंड औरोबिंदो की जो लेटर पोएट्री है वो बिल्कुल लव से ओतप्रोत है, उसमें आपको दिखेगा वो गॉड के जो लिंग, मतलब जो भी गॉड की इमेज उन्होंने इमेजिन या दिखी उनको, दैट ही इज डिस्क्राइबिंग द लिम्स एंड जेस्चर्स एंड बॉडी फॉर्म्स, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं और लव में डूबे हुए हैं। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी या प्रैक्टिस, स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको एक फील्ड का नहीं रखती है कि आप भक्ति योगी है तो आप लव ही आपके प्रोमिनेंट होगा, ज्ञान में आप पिछड़ जाएंगे, कहीं पिछड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मीराबाई जी की डिबेट भी हुई थी वहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर्स से वृंदावन में, एंड देयर शी डिबेटेड सो वेल एंड सो ऑलमोस्ट सरप्राइज। तो उन्होंने कहा कि मीराबाई आपने कितनी पढ़ाई की है, कितने टेक्स्ट पढ़े हैं। She said, I just love my God, and that gave her knowledge। तो आप कहीं पिछड़ते नहीं हैं नॉलेज में, या इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए, बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई पढ़ाई कर लो, कहाँ ये सेल्फ को खोजने में निकले हो, क्या स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली when your child or when person will come to know about his real self, वो सभी क्षेत्र में अच्छा करेगा, उसका माइंड अच्छा चलेगा, उसे कॉन्फिडेंट होगा, इमोशनली वीक नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो हाउ कैन यू कैन से दैट स्पिरिचुअलिटी में पिछड़ना होता है। औरोबिंदो में लव की कमी नहीं रही, ही वाज अ प्रॉपर ज्ञान योगी। स्टार्टिंग वाली आप पढ़ोगे, यू विल सी कि ये तो मतलब बिल्कुल परमानेंट, इम्परमानेंट,
mind, focus, concentration, meditation, and later he is singing the songs of love. So it was so surprisingly interesting for me. ये मेरे लिए जरूर इंटरेस्टिंग रहा था. And ड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म, कोई कहता है कि गॉड जो है उसकी कोई फॉर्म है, कोई कहता है कोई फॉर्म नहीं है. तो इसमें ये भी है कि गॉड की बहुत सारी चीज़ें, गॉड जो है जो गॉड कह रहे हो आप तो कि हम मैडम आप सारी बातें गॉड पे कह रहे हो, हमें नहीं लगता कोई गॉड है. हाँ आप ठीक है, ये आपका बिलीफ है और आप ऐसे ही जानोगे, ये भी एक सिस्टम है. तो स्पिरिचुअलिटी आपको ये भी कहती है कि आपको एक मानना है कि भाई गॉड, आप ये कह दो कि मैं नहीं मानता, लेकिन रिसर्च करने के लिए रेडी रहो कि मैं नहीं मानता. कोई जैनिज्म है, जैनिज्म और थोड़ी बुद्धिज्म, इनमें यही चीज़ें हैं. दे डोंट बिलीव इन प्रॉपर एनी गॉड, उनका कंसेप्ट अलग है. तो इस तरह से सभी की अपने अपने बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी सबको एम्ब्रेस करती है. तो इस तरह से ड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म की मैं बात कर रही थी. तो मीराबाई के तो ड्यूअलिज्म दिखता है. ड्यूअलिज्म मतलब द्वैतवाद, मतलब जिसमें आप अलग हो, गॉड अलग है और आप दो हो, एंड यू हैव सम रिलेशन और यू आर वर्शिपिंग, मतलब कोई रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है. व्हेन वी मेंटेन एनी रिलेशन विद सुप्रीम पावर, देन वी तो क्या आता है, भाव आता है. ये सब टेक्निक है, ये टेक्निक है जानने की, अपनी अपनी टेक्निक्स हैं. उसका नॉन ड्यूअलिज्म क्या होता है, अद्वैतवाद, जो कहता है कि मैं ही हूँ सब कुछ. आई एम ब्रह्मास्मि, आई एम द सेल्फ सच्चिदानंद. मुझे वो ढूंढना है कि मैं कौन हूँ. तो ये भी ठीक है. तो दोनों ही चीजें हमें मीरा में और अरविंदो में देखने को मिली. एंड सरप्राइजिंगली बोथ आर राइटिंग, जैसे मीराबाई की लेटर पॉइंट्स पे आपको कुछ पोइट्री मिलेगी कि मीराबाई को क्या हो गया, शी सेइंग आई एम दिस, आई एम परवेजी, मैं. तो आपको लगेगा मीराबाई ने नहीं लिखा है. उनकी पोइट्री में अद्वैतवाद भी आ जाता है. तो एक स्पेशल डुअल नॉन ड्यूअलिज्म जो कि आई थिंक रामानुजाचार्य ने दिया था. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. कहने का मतलब है कि कोई एक फिक्स चीज नहीं होती. हम सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर्स हैं, एंड वी विल सर्च अकॉर्डिंग टू दैट एटीट्यूड. और उसके बाद जो हेजेमनी, मतलब जो पावर स्ट्रक्चर थी मीराबाई के टाइम, पैट्रियार्की, पितरात्मक सत्ता थी, सोसाइटी का प्रेशर था, उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रेशर था. तो हिजामनी मतलब पावर के प्रति स्पिरिचुअल लोगों का क्या रवैया होता है, क्या वो डरपोक होते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ठीक है हम डर गए. स्पिरिचुअल लोग डरपोक नहीं होते हैं, बहुत फियरलेस होते हैं. और ये हमें दोनों की लाइफस्टाइल और दोनों की क्रिएटिव राइटिंग में दिखता है कि वो सबमिसिव होते हैं, सबवर्सिव होते हैं. और इन दोनों क्या कहा गया, ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन. उनके टाइम में पावर कौन थी, ब्रिटिशर्स थे उस टाइम. एंड ही इज नॉट अफ्रेड, फियरलेस होते हैं वो. बिकॉज क्यों होते हैं फियरलेस, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो मरेंगे ही, यार स्पिरिट. तो ऐसा नहीं है कि अब आप ये सोच लो कि हम तो मरेंगे नहीं, जाके कूद जाओ कहीं पे. देयर इज, तो लाइफ इज लिमिटेड. इसका मतलब ये नहीं है, स्पिरिट से आइडेंटिफाई करने का मतलब है दैट वी शुड वर्क ऑन इट एंड आइडेंटिफाई इट एंड देन लीव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन. और मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी का भी मैंने इसमें एक सेक्शन लिखा है, जिसमें औरबिंदो जो है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल टिपिकल मैस्कुलिन है. आपको पता है कि हमें दो टेंडेंसी होती है हर पर्सन में. किसी में मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होती है, तो जिसमें मैस्कुलिनिटी मतलब सर मैस्कुलिनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषत्व ज़्यादा होता है, जिसमें अब ये यहाँ पे एक नई बहस भी छिड़ सकती है कि आप तो मतलब आप तो नहीं कहोगे, आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन कहीं हम ये सोचें कि पुरुषत्व जो है पुरुषों में होता है और स्त्रीत्व जो है वो स्त्रियों में ही होता है. ऐसा नहीं, हम सब में पुरुषत्व भी और स्त्रीत्व भी है. वो जो सोसाइटी ने जो चीज़ हमें जैसे बना दिया बचपन से, ये तुम लड़की हो तुम लड़का हो, वैसे वो हावी हो गया अपने. दोनों चीज़ें हैं और दोनों का बैलेंस जिसमें आ गया, दैट पर्सन इज सक्सेसफुल. वो पर्सन बहुत ही एक स्मूथ लाइफ जी सकता है और माइंड में बिल्कुल मेंटल बैलेंस के साथ. तो ये दोनों ही चीज़ें हैं. तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो प्रॉपर बैलेंस जो कि बहुत ही एस्पायरिंग होता है, उसको सब लोग चाहते हैं कि हमें आ जाएगी. किसी में टेंडर फीलिंग, कॉमन भावनाएं ज़्यादा होती है, हार्ट ज़्यादा हावी रहता है, किसी में माइंड ज़्यादा हावी रहता है. दोनों का बैलेंस बहुत ही सरप्राइजिंगली स्पिरिचुअलिटी पे जब वो चलते हैं वो दिखता है. और भक्त और सेंट की अप्रोच आपको पता ही है कि मीराबाई में जो उनकी अप्रोच है, उनकी लोगों तक पहुंचने की अप्रोच भक्त वाली हो. एंड श्री अरबिंदो इज लाइक अ सेंट. वो चाहते हैं कि मेरे जो डिसाइपल्स हैं, मेरे जो फॉलोवर्स हैं, मेरे जो भी इन चीज़ों को पढ़े, वो एक समझाने के ढंग से. तो मैंने सेंट अप्रोच को भी एनालिसिस किया है. तो इस तरह से रेलेवेंस भी
साथ ही अब हम चर्चा कर लेंगे और कि किस तरह से इसका रेलेवेंस आपको आई थिंक कन्वे हो गया होगा कि कितनी रेलेवेंस है स्पिरिचुअलिटी की आज के टाइम में। एंड with this I think I should stop here and we'll discuss and many things will come up which I could मैंने miss कर दी होगी। And I would love to answer your questions or curiosities, and the distinguished panel have also listened me so patiently and you also listened me so lovingly. Thank you so much। and एक बात और, जो बुक है वो Amazon पे अवेलेबल है and I will try to keep this book in Central District Library along with colleges की library में Central District Library में रखने की कोशिश रहेगी, अलग दूंगी मैं। You can access it the book from there and I will be so happy that if you read the book and discuss with me so that I can also learn more and more। मुझे भी बहुत सीखने को मिलेगा, मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। And with this I should stop here। Well, thank you so much। धन्यवाद रूपाली जी, आपने बहुत विस्तार से अपने काम को हमारे सभी श्रोताओं के साथ शेयर किया। दोस्तों, हमने 3 फेज बनाए थे इस प्रोग्राम के कि लेखक अपनी बात कहेगा इस किताब में है, उसके बाद में जो पैनल हमारे साथ मौजूद है और इनको बोलते वक्त पैनल को जो कुछ लगा हो, कोई जिज्ञासा रही हो, कोई क्वेश्चन रहा हो, वह पैनल एक दो प्रश्न जिस तरह से चाहेंगे लेखक से करेंगे और लेखक सार गणित तरीके से अपना जवाब देगा। उसके बाद में जो सामने हमारे मित्र बैठे हैं, अगर उनकी कोई जिज्ञासा होगी तो उसके बाद वो करके और प्रोग्राम होते। तो आप बहुत धीरे से सुन रहे हैं और थोड़ा सा आप रूपाली जी को बधाई देता हूँ। मंच पर सभी गणमान्य अतिथियों, राजाराम जी और अन्य अरोड़ा साहब, उनको सम्मान देते हुए एक क्वेरी कह लें या शंका कह लें, मैं ये जानना चाहूँगा रूपाली जी से कि मीराबाई को हम मानते हैं कि वो भक्ति मार्ग का उन्होंने पालन किया। गीता में जो श्री कृष्ण ने 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, श्री अरविंद ने उसके बजाय कर्म योग को और फिर ज्ञान योग का सहारा लिया था। तो इन तीनों का, हालांकि गीता में बार बार लिखा है कि तीनों ही मार्गों से मुझे यानी परम सिद्धि को पाया जा सकता है। लेकिन जब ये पहले अशोक चांद्रकिया जी और वो मुझे इनवाइट करने आए थे, तो जब मैंने टाइटल देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इनका आपस में तुलना किस आधार पर की है, ये दोनों को कैसे सेलेक्ट किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि वैसे तो आपने विस्तार से बता दिया और श्री कृष्ण ने भी गीता में लिखा है कि तीनों ही मार्गों से मुझे पा सकते हैं, यानी परम को पा सकते हैं, पर वो जो उन दोनों ने अलग अलग रास्तों से जाके, बहुत अलग जाके, जैसे अरविंद तो क्रांतिकारी थे, उन पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के, राष्ट्रभक्ति के लिए मुकदमे चले और एक बम ब्लास्ट केस में भी उनका नाम आया, बाद में वो बरी हो गए। दूसरी तरफ मीरा जी भक्ति मार्ग में ही सीमित रही। हालांकि उन्होंने उस टाइम भी, जैसा रूपाली जी ने बताया, 2-3 ऐसे इतने क्रांतिकारी कदम थे जो राज परिवार की और सामंती परिवार की औरत होके आज से 500 साल पहले उन्होंने घर से बाहर झांकना भी उन दिनों आज्ञा नहीं थी। उन्होंने बाहर जाके किया, वो सारी बातों के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो परम सत्य जो उन्होंने दोनों एक पाया वो क्या था, मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। यस सर। सर देयर्स आई थिंक 2 क्वेश्चंस है ना। पहला क्वेश्चन तो कि जो मीराबाई जी हैं, मीराबाई एंड श्री अरबिंदो, उन दोनों का मतलब आपने कैसे कंपैरेटिव का सोचा
आप राजस्थान से किसी को ले सकते थी। आई थिंक यू मे बी योर क्वेरी इज दिस। एक क्वेरी ये है, पहला क्वेश्चन बीच में आपने कहा था कि किस तरह से ये दोनों अलग अलग कल्चर से हैं। हाँ, ये या फिर दूसरा ही अच्छा तो कि दोनों जो अलग अलग रास्तों से गए और कौन से सत्य पर पहुंचे, एक सत्य वो कौन सा था? सर दैट इज द ओनली प्रॉब्लम इन स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म और धर्म में यहीं पर आके हम मौन हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंशियल है। तो उनका जो उन्होंने जो सत्य या जो भी उन्होंने अपने अंदर जो एक्सपीरियंस किया उनके लिए वर्ड सीमित हैं। तो उन्होंने जो भी अपनी लेटर पोइट्री में व्हेन दे फेल्ट दैट दे हैव रियलाइज्ड, उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो लेटर पोइट्री में जो उन्होंने लिखा उसके लिए कुछ जैसे वर्ड्स जैसे राम रतन धन पायो या आनंद परमानंद, जब शब्द खत्म हो जाए तो ऐसा कुछ, तो उसके लिए जैसे मीराबाई जी लिखती हैं आनंद राम रतन धन गोविंद पा लिया, तो उन्होंने जैसे इमेजिन किया अपने भगवान को, उन्होंने उसी डिविनिटी को उसी रूप में देखा। और जो श्री औरोबिंदो का जो जब उनको रियलाइजेशन हुआ, एनलाइटनमेंट जिसको हम कहते हैं, जब उनको हुआ तो उनका जो एनलाइटनमेंट की जो उनकी वोकैबुलरी है वो है ब्लिसफुल, रैप्चर, एक्सटैसी। उन्होंने इस तरह से इसको इस तरह से लिखा उनको। और यहाँ ये पूछ रहे कि किस मार्ग में होते हुए किस तरह से क्या टेक्निक रही उनकी, एक ही जगह कैसे पहुंचे, हाउ डिड यू क्लेम दैट दे हैव रीच्ड द वन प्लेस? रास्ते तो अलग अलग थे, वो तो क्लियर है। ठीक है, बात में उसको दोहराने की नहीं चाहूँगा। आपने जो बताया कि सत्य वो दोनों एक ही, शब्द अलग अलग थे लेकिन वो स्थिति एक है, मैं यही कहना सर इसके लिए कुछ सीमित वर्ड है, सेल्फ रियलाइजेशन या एनलाइटनमेंट। तो जो लेटर पोइट्री में एनलाइटनमेंट के प्रोग्रेसिव पोइट्री या जो लेटर क्रिएटिव राइटिंग है उनकी, उन्होंने जब उसमें वो लिखते हैं तो वो यही शब्द यूज करते हैं कि हमें वी हैव गॉड आवर गॉड, या वो कहते हैं कि जैसे मीरा अरविंद की कुछ पोइट्री में आपको कृष्णा के जो स्वरूप हैं वो उसके लिम्स और जेस्चर्स की बात कर रहे हैं कि बांसुरी ली हुई है। तो उनको एक्चुअली ये लेजेंड है, स्टोरी है कि जब वो जेल में थे तो उनको कृष्णा की फॉर्म दिखी थी, एंड ही सेड दैट योर विजन और योर पाथ इज स्पिरिचुअल। तो उनके वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली थी और उसके बाद उन्होंने एक स्पीच दी और सीधा ब्रह्मचारी चले गए अध्यात्म में। वैसे सेल्फ रियलाइजेशन है उनका सब। और लेकिन हाँ, ये सरप्राइजिंग चीज मैंने जरूर देखी कि मीराबाई की लेटर पोइट्री में ज्ञान योगी की लैंग्वेज है और जहाँ से शुरू किया था भक्ति योगी की तरह, और अरविंद की पोइट्री में जब ज्ञान योगी से शुरू हुए तो एक भक्त की तरह बात कर रहे हैं। तो इससे और भी कई स्पिरिचुअल लोगों की जब जीवनी पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ी और सुनी, तो यही मिलता है कि आप में कुछ मतलब कमी नहीं रहती है। अगर आपका जो माइंड के तरीके से जाते हो तो आपका हार्ट भी फुलफिल हो जाता है, एंड व्हेन यू विल गो विद होल हार्ट तो वहाँ पे आपका मेंटल लेवल भी इतना अच्छा हो जाता है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज हेल्पफुल फॉर अस आल्सो, बिकॉज इट विल गिव अस अ ऑल राउंड डेवलपमेंट। एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हर फील्ड में अच्छी उन्नति और प्रोग्रेस, तो दैट गिव्स अस दिस। धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद रूपाली जी। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट राजेंद्र स्वामी जी बैठे उपलब्ध हैं यहाँ पे, एक साथ अभी शायद नहीं। मैं राजेंद्र से आगे उनका कोई अगर जिज्ञासा है तो रूपाली जी ने जो बोला अपनी किताब के बारे में और जो व्यूज रखे मीरा और बिंदु जी के बारे में। सत्य तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग था, जैसा कि उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये बेहद ही पेचीदा क्वेश्चन है। इसका कारण है क्योंकि हमारे जो स्तर है, मेरा जो स्तर है व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगर ये मुझे कुछ भी उत्तर दे देंगे तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा।
इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। और वर्तमान परिस्थितियों में मेरा तो ये मानना है कि जैसा मैंने मंच से कहा था कि आंतरिक रूप से अगर मैं खुद को जान जाऊं तो आपको जान जाऊं, ये बेहद मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ठीक उसी तरीके से जैसे आध्यात्म को मैं परिभाषित मेरे तरीके से करूंगा, आपका अध्यात्म आपके तरीके से परिभाषित होगा और इसके दुष्परिणाम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखे जा सकते हैं। इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है उस काल का, और उस काल में जो आध्यात्म जो इन्होंने पढ़ा, तथ्यों पर आधारित तुलनाएं की और पुस्तक में समेट दी, लेकिन इन्होंने अपने मन से वर्तमान परिप्रेक्ष्य के घटनाक्रम पर भी कुछ कहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तत्कालीन परिस्थितियों में मीरा का जो विद्रोह था, आज की जो नारी है उसमें कहीं दिखता है क्या? और क्या आपने अपनी पुस्तक में अंत में जब आप समराइज करते हैं, उपसंहार लिखते हैं, कहीं इसका उल्लेख किया है? अगर किया है तो आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान परिस्थितियों में अध्यात्म को सहारा लेकर, अध्यात्म का सहारा लेकर मुझ जैसे लोग जो कि वाक्पटु हैं और उन्होंने इसको एक व्यवसायीकरण रूप में सामने ला दिया है, और हम देखते हैं कि आप अध्यात्म को पा सकते हैं। आप अध्यात्म क्या है? अध्यात्म सबसे बड़ी बात मेरी परिभाषा कहूँ तो मैंने गुड़ खाया और जो महसूस किया वो मेरा अध्यात्म है। आपने गुड़ खाया और आपने जो महसूस किया वो अध्यात्म है। अगर हम भाषा और परिभाषा के दौर में गुजरेंगे तो मुझे नहीं लगता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितना मैंने अध्ययन मीरा को किया, क्योंकि अरविंदो को वो बहुत गहराई से नहीं पढ़ पाए और मीरा को लगभग लोगों ने हमने पदों में जरूर पढ़ा होगा अपने एकेडमिक काल में, और वो प्रसिद्ध हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो ये कि क्या आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी के और मीरा के जो विद्रोह को इसमें कहीं समाहित किया? दूसरा, क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास के वातावरण में अरविंदो और मीरा को देखते हैं? सर बहुत से क्वेश्चन है और आपने जो लास्ट में 2 पूछे उससे पहले भी 4-5 क्वेश्चन है जिनका मैं आंसर देना चाहूंगी। बीच में सर काफी क्वेश्चंस थे और मैं बिल्कुल आंसर देना चाह रही थी उनका। चलो पहले आप वाले क्वेश्चन करते हैं, सुनते हैं, फिर उसके बाद उनका भी आंसर, क्योंकि कोई संशय नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली सर अध्यात्म को यही मैंने अपनी बुक में डिस्कोर्स इसी बात का ही किया, और बात में आपने बहुत अच्छे से उस बात को पकड़ा है। और लेकिन कुछ रह गया है सर, वो रह ये गया कि मैं ये कहना चाह रही थी कि अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में जो चीजें हैं वो आप अपने एक तो एक्सपीरियंशियल चीज है ये, और एक आपके जो माइंड की डेफिनेशंस है, आप अध्यात्म में आपने जो फील किया वो आपने माइंड से ऊपर जाके फील किया है। यू कांट इमेजिन इट इवन, आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व ब्रेन ओवर द ब्रेन, क्योंकि जो टेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे तो वो माइंड से ऊपर प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं। तो जो ओवर माइंड भी इसको कहते हैं, ओवर माइंड सुपर माइंड इसको कहते हैं, और उसमें जो चीज आप फील करते हैं टू कम आउट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, एंड बॉडी और माइंड से ऊपर जो चीज रह जाती है वो सब में सेम है। आपने कहा कि मेरी डेफिनेशन जब मैं अध्यात्म में फील करूंगा, मैं गुड़ खाऊंगा, गुड़ आपकी बॉडी खा रही है तो जरूर आपका विचार अलग होगा, और आपकी बॉडी ने गुड़ खाया तो आपका माइंड अलग, आपको अलग से हार्मोन्स रिलीज करेंगे, अपने अलग अलग बॉडी है, अपना माइंड अलग अलग है। बट अध्यात्म में जब बॉडी और माइंड से ऊपर जाके जो चीज रियलाइजेशन आता है वो एक ही चीज रह जाती है, वो है जो स्पिरिट हम में काम कर रही है, वो एक ही एसेंस काम कर रहा है। तो इसीलिए बार बार मैं ट्राई कर रही थी कहने की कि जो हम फील करते हैं वो कैसे सामने वाले में हम अपनी स्पिरिट को देख पाता है, एक स्पिरिचुअल वही है ना सर। जो झगड़े, जो खून खराबा, जो ब्लड शेड, जो मोब लिंचिंग और ये जो सब हो रहा है ना, ये कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? क्योंकि आपने कहा कि वाक्पटु है लोग, अच्छा बोल लेते हैं। अध्यात्म में अच्छा बोलने का, रूप रंग का, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कितनी पॉलिटिक्स अच्छी करते हैं, आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आप कितने सुंदर है, या बॉडी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं,
माइंड से रिलेटेड जो भी चीज है, दैट डजंट मैटर। आपके अंदर एक बेचैनी है, एक रेस्टलेसनेस है कि मुझे जानना है ये स्पिरिट क्या है। हो सकता है आप में वो बेचैनी नहीं हो, लेकिन ये इवोल्यूशन प्रोसेस है। जैसे कि हमें पता नहीं कि हम चाहते भी थे कि हम इंसान बन जाए, लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो ये भी मानती है कि हम पहले वेजिटेशन, एनिमल्स, किंगडम और उसके बाद ह्यूमन में इवॉल्व हुए हैं। और साइंस में भी कहीं ना कहीं ये आता है कि हम इवॉल्व हुए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी उससे आगे का इवोल्यूशन है। इसीलिए जो पर्सन जब समझ जाता है कि एक ही स्पिरिट काम कर रही है, और जो लड़ते हैं ना सर, जो मारते हैं, जो लड़ते हैं, या जो कहते हैं कि मेरी वैलिडिटी, मेरा जो थिंकिंग है वो वैलिड है और तुम्हारी इनवैलिड है, वो स्पिरिचुअल है ही नहीं। तभी तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। धर्म और स्पिरिचुअलिटी का 6 पेज है सर, इसमें 6 नहीं ज्यादा होंगे, 10-11 पेज है। प्लीज आई वांट कि पढ़ो। मैंने उसमें जीनोसाइड की बात की है कि जितने भी वर्ल्ड में जीनोसाइड हुए हैं, हिटलर ने किया ज्यूस के साथ, जितने भी जीनोसाइड, मतलब जीनोसाइड को हिंदी में क्या बोलेंगे सर, जितने भी लोगों को मारा गया, जनसंहार हुआ है, वो धर्म के नाम पर। और ये कितना पिटिएबल चीज है कि सभी धर्म ये कह रहे हैं कि शांति, सौहार्द, धर्म, प्यार, प्रेम सिखाता है, हार्मनी सिखाता है, और वसुधैव कुटुंबकम की बात सिखाता है। और मतलब कितनी पिटिएबल और कितनी पेनफुल चीज ये है कि उसी धर्म के नाम पर, और जो लड़ते हैं दे आर नॉट स्पिरिचुअल। पहली बात तो पक्का स्पिरिचुअल नहीं है, कि स्पिरिचुअल इंक्लूसिव है, वो एम्ब्रेस करता है सबको अपने अंदर। कि अगर स्पिरिचुअल के पर्सन के आगे आप ये कह दोगे ना कि मैं नहीं मानता, तो वो कह देगा कि हाँ तेरा रास्ता है, ये तेरा रास्ता है, बढ़िया तू चल इस पे। तू नहीं मानता, ये तो ऐसा ही बना है, लेकिन चलना इस पे, इसको पूरा करना। स्पिरिचुअल लोग डिटरमिनेट होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है कि रिलीजन के नाम, धर्म नहीं लड़ाता, धर्म लड़ाता ही नहीं है, धर्म के नाम पे लड़ाई होती है। और धर्म के नाम पे वही लड़ते हैं जो धर्म को अपने ईगो से अटैच कर लेते हैं, वही लड़ते हैं, धर्म लड़ाता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। और मतलब कितने कविताएं हैं सर, कितना कुछ है, दुख है, ये दुख है, बहुत बड़ा दुख है सर। मीराबाई को देखिए, शी गोज टू, जैसे अपने आज धर्मों के नाम पे लड़ाई है, वैसे तो कास्ट सिस्टम बहुत हाई था। वैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम आज है ना, वैसे कास्ट सिस्टम था बहुत है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। उस टाइम में एक, मैं तो नहीं कह सकती लो कास्ट, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ेगा, जो रविदास जी हैं जिनको लो कास्ट कहा जाता था, शी मेड हर स्पिरिचुअल मास्टर को रानी, स्पिरिचुअल थी ना वो, इसीलिए उसे ये नहीं दिखा कि ये किस कास्ट का है, उसे ये दिखा कि जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर है, ही कैन हेल्प मी इन माय जर्नी। तो वहां पे स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और मीराबाई जी का एग्जांपल है, तो जेंडर भी नहीं होता इनका, मतलब ये जेंडर को भी नहीं मानते। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे आदमी बैठा है तो यहाँ पे डांस नहीं करना, मस्ती आ गई तो कर लिया, क्योंकि वो सबसे पहले देखते हैं। और ये मेरी भी लड़ाई है, क्योंकि मेरे पास कभी, क्योंकि लोगों की भाषा है, तो मैं किसी को फोन करती हूँ तो मुझे पहले सुनते नहीं है, फिर मैं बताती हूँ हम डॉक्टर रूपाली सर भी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो कहते अच्छा अब बताओ। मैंने वो सर से भी बात की थी एक बार कि अच्छा अब बताओ बात क्या है, अच्छा आप रूपाली सर हैं, मतलब बंदे की कीमत नहीं है, आदमी बोल रहा है, आपकी आदमी की कीमत नहीं है। मेरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग है उसकी वैल्यू है। उसके बाद कास्ट का मेरे पास फोन आया कि आप सैनी हैं तो आप मेरी हेल्प करेंगे। मैं कैसे, सैनी का क्या मतलब है, मैं हेल्प करूंगी, आई एम ह्यूमन। तो सबसे पहले आज क्या चल रहा है, आज सबसे पहले हमें बंदा दिखता है तो यार पहले क्या दिखता है, वो आदमी है कि औरत है, फिर हम उसको उसके हिसाब से जज करते हैं। अच्छा ये औरत है तो ऐसे सोचती होगा, अच्छा ये आदमी है तो ऐसे ही होगा। उसके बाद हम सोचते हैं कि इस कास्ट का है तो ये, अच्छा इस कास्ट का है तो इसके, ये तो भैया बस क्या बताएं सर, कास्ट के ऊपर इतने डायलॉग्स है ना कि मैं सुन नहीं पाती हूँ। और मेरी जो कंट्रोवर्सीज है वो मेरे घर में भी हो जाती है और सोसाइटी में भी हो जाती है हो जाती है। तो बहुत सी चीजें हैं सर। और उसके बाद आप आपके क्वेश्चंस पे आते हैं सर, मैंने मिस कर दिया सर। I want to know. There is a lot of discussion
अच्छा अच्छा चलिए बीच में इनके सर को बुला दो। नहीं सर, नहीं सर, मैं मेरे पास आपका कबीर का नाम आया था तो मैं आपको बोला कि हाँ मैं बुलाना चाह रहा हूँ। नहीं सर, आप आइए आइए इधर आइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इधर आइए। बीच में ये करते हैं राजाराम जी को भी जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, आप आइए सर। उसके बाद आप ही को बुलाना। नहीं सर, सर बिल्कुल Few questions put by स्वामी जी। यस, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि राइटर जब भी कोई किताब लिखता है, उस किताब को लिखते समय उस पर आसपास के एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पॉजिटिव पड़ता है। मैं कोई वो साहित्यकार नहीं, आई एम ए लॉयर, तो सवाल उठता है कि उसके आसपास का एटमॉस्फेयर उसको प्रभावित करता है, आसपास की घटनाएं प्रभावित करती हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड प्रभावित करता है, उस व्यक्ति के साथ रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स होते हैं उनका प्रभाव भी पड़ता है। The best efforts made by her to write down this book, that is a good achievement by Dr. Rupani. कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ता है, एक ये पहला प्रयास है और बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया पहला प्रयास है और बहुत ही शानदार है। मैंने इस किताब को थोड़ा सा जैसे दिलीप देख रहा था, मैं दिलीप ही कहूँगा कि छोटा भाई है, दिलीप पढ़ रहा था इस किताब को, मैं देख रहा था। इसके अंदर जो साइटेशंस और जो एग्जाम्पल्स जो है ना दिए गए, उसकी स्टडी करना, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ दिस बेबी। क्वेश्चन थे सर, वो 2 क्वेश्चन थे सर, बस थोड़ा सा सर के वर्तमान परिस्थितियों में सर परिवर्तन काफी आया है सर, परिवर्तन आया है और फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन सर जब मैं क्षेत्रीय लेवल पे देखती हूँ, बिल्कुल लोकल लेवल पे देखती हूँ ना, तो मुझे मीरा नहीं दिखती है। मैं ही फिर कुछ बोलना पड़ जाता है मुझे ही, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बोल रही हैं। जब आप अपने लिए खड़े होगे, महिलाओं से मेरी यही अपील है कि अपने लिए खड़े होगे तभी काम बनेगा। आपके लिए ये मीरा बाई अपने लिए खड़ी हुई थी तभी काम हुआ था। तो ठीक है, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वर्ल्ड लेवल पे बहुत काम चल रहे हैं, दे आर विनिंग, चल भी रही हैं, जीत भी रही हैं। लेकिन लोकल लेवल में क्या होता है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग महिला को भी मैंने देखा है, जो कमा रही हैं, जो अर्न कर रही हैं, दे आर ऑल्सो, वो भी उनमें भी वो भी सहन कर रही हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। मतलब कमाल की बात ये है कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम दिए दी गई है महिलाओं को, डिपेंड होती है फाइनेंशियली। तो पहले ये सोचा जाता था कि भाई इसलिए हो रहा है क्योंकि पर्सन पे डिपेंड है, बट फिर भी पूरी लाइफ नहीं जी रही है। मैंने ये नोटिस किया है। आज आदमी और मेरी जो शिकायत है वो आदमियों से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आदमी भी शिकार है इस पितरात्मक सत्ता का। जो प्रॉब्लम है, जो जड़ है, वो पितरात्मक जो सत्ता है उसकी है। उसने जो ये कैटेगरी बना दी गई है, उसने जो माइंडसेट बना दिए हैं कि जो आदमी है वो कठोर होता है, सख्त होता है, वायलेंट होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, वो मतलब कि अगर वो कहीं झेपते हैं कि हमें पिंक कलर पसंद है, तो पिंक कलर को फीमेल किसने बना दिया? क्या किसने बनाया पिंक कलर को फीमेल? एंड वो जब उन्हें इमोशन आता है तो मैं कहती हूँ रो लो बेटा। तो हार्ट अटैक के केसेस आदमियों में पुरुषों में ज्यादा क्यों है? बिकॉज उनकी मेंटल मेकअप तो वो भी बहुत इक्वली शिकार है। आदमी भी, पुरुष भी इक्वली विक्टिम है जितना कि महिला। लेकिन दोनों ही अपने अपने शिकार है, और जो आदमी अगर कुछ करता है तो उसको भी उसी समाज में वैसा बनाया है। तो जो चेंज है वो आइडियाज में आने की जरूरत है, ना कि किसी आदमी को हम वहाँ पे शिकार बनाएं कि इसने किया है, ये ऐसा है। आदमी ऐसे नहीं होते, बनाए जाते हैं। तो वो जो सोसाइटी में जो नर्चरिंग हो रही है, जो जेंडर न्यूट्रल की जरूरत है हमें आज, ना कि किसी को आदमी औरत बनाने की, हमें इंसान बनाने की जरूरत है। सो दीज ऑल थिंग्स, अभी जैसे मीराबाई में आप एक बहुत ही काफी अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। शी लेफ्ट होम, शी लिव्ड ऑन हर ओन टर्म्स। नहीं करना, नहीं करना।
एंड जो करना है वो करना है। शी लिव्ड ऑन हर ओन टर्म्स एंड औरबिंदो अगर ये सोचते कि मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, मैं लड़कियों की तरह बात कर रहा हूँ, मैं लव में मतलब सरेंडर कर रहा हूँ, कि पोएम है सरेंडर। और जो कि जो पुरुष होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आपने अपनी फीलिंग्स को ना अच्छे से ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, आपको ऐसे समझे कि ये तो कुछ नहीं है, तो ये क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते वो, तो उन्होंने इसका केयर नहीं की। तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो जेंडर से, कास्ट से, क्लास से ऊपर उठ के बात करते हैं, बिकॉज दे आइडेंटिफाई। सर का क्वेश्चन वही का भैया वही रहेगा सर आपका क्वेश्चन, अंटिल यू डोंट स्टार्ट योर जर्नी। आपका क्वेश्चन जायज है सर, आप अपने प्लेन में सही हो, मैं अपने प्लेन में सही हूँ, गलत कोई नहीं होता, गलत कोई नहीं होता है। हमारी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, प्रॉब्लम वहीं पे है, तो अपने जर्नी कर लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई बात नहीं। और सर आपका वो महिलाओं की बात किया, कोई क्वेश्चन था सर, वो मैं भूल गई, बस यही था सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो पैनल था आज इस बुक को लेके और बातचीत हुई।